मंत्री अमित शाह ने केरलम के कोझिकोड में रोड शो किया, जहां इस रोड में उनके साथ कोझिकोड के बीजेपी उम्मीदवार एडवोकेट केपी प्रकाश बाबू सहित कई नेता शामिल हुए। तो वहीं यह रोड शो बेपोर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया। रोड शो के दौरान अमित शाह ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और राज्य में विकास, सुरक्षा और बेहतर शासन का वादा किया। उन्होंने कहा कि केरलम में इस बार बदलाव की लहर है और जनता एक मजबूत विकल्प चाहती है। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में आज अमित शाह ने रोड शो किया और उन्होंने कहा कि केरलम में इस बार बदलाव की लहर है। वहीं रोड शो में कार्यकर्ताओं का जनसैलाब भी उमड़ता हुआ दिखाई दिया। मिशन केरलम पर गृह मंत्री अमित शाह जो उन्होंने कोझिकोड में अमित शाह ने भव्य रोड शो किया। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव हजारीबाग दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। तो वहीं हजारीबाग परिसदन भवन में आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित महापौर एवं वार्ड पार्षदों से मुलाकात की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने राज्य पिछड़ा आयोग की भूमिका की सराहना करते हुए ट्रिपल ट्रस्ट प्रक्रिया को लागू कर निगम चुनाव को मार्ग प्रशस्त करने के लिए आभार व्यक्त किया। तो वहीं जानकी यादव ने भी मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व में झारखंड निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर है। मैं सभी को बधाई देता हूं, अग्रिम शुभकामना भी दे रहा हूं कि हमने ये ट्रिपल टेस्ट नहीं होने के कारण झारखंड में बहुत दिनों से चुनाव रुका हुआ था। लेकिन जब पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष मुझे बनाया गया तो मैंने 6 महीना का समय मिला था, लेकिन मैं उससे पहले मैंने पूरे राज्य का दौरा करके 49 निकाय में जा करके हमने जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया थी उसको हमने पूरा करके सरकार को सौंपा। पिछड़ी जाति में कई अन्य ऐसी जातियाँ भी हैं जिनको आज तक कोई पदोन्नति करने का मौका नहीं मिला है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार और हमारे आदरणीय अध्यक्ष के प्रयास से पहली बार BC 1 को ये मौका मिला और उस फलस्वरूप आज हम यहाँ निकल रहे हैं। इस तरह आप कोडरमा जाएंगे, सरिया जाएंगे, वहाँ भी BC यानी कि OBC समाज से लोगों को मौका मिला है निगम, नगर पालिका और परिषद। वहीं बूंदी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र के खुराड़ गांव में अज्ञात कारणों से खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। इस घटना में करीब 80 से 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि दमकल की गाड़ी करीब 1 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। तब तक ग्रामीणों और किसानों ने खुद ही प्रयास कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 52 हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर लंबा जाम लग गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर तालेड़ा थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज मौके पर पहुंचे, जहां समझाइश के बाद ग्रामीणों ने हाईवे जाम हटाकर सड़क खाली की। तो वहीं ग्रामीणों के अनुसार आग लगने का कारण 33 kV बिजली लाइन बताई जा रही है। आज जो लाइट से लगे साहब जो या 33 kV 11,000 तो बंद कर रखी है यहाँ 33 kV से आग लगी है। पर भी लगी आज भी लगी 5 साल हो गया लगातार। पर भी कलेक्टर साहब आया, SDM साहब भी आया, ADN भी आया, तो मेरे को मुआवजा दिलाएगा 400 बीघा गेहूं, कोई मुआवजा नहीं मिला क्या। और आज भी अभी तक न तो कलेक्टर साहब आया, न ADN आ रहा, न SDM आया, न कोई ना आ रहा, ये खाली ये साहब आया। कुराड़ गांव में 33 kV के कारण आग लगी है। कम से कम 70-80 बीघा गेहूं बढ़ गए और 30-40 बीघा ट्रैक्टरों से खराब हो गए, यानी कि 100 बीघा का रकबा पूरा नष्ट हो गया। और लाइट वालों की लापरवाही है, क्योंकि दिन में हमारी पूरे गांव की लाइट काट रखी है उन्होंने। फिर भी ये 33 kV किस लिए दे रखे, हम जैन साहब और एन साहब से पूछना चाहते हैं और मौके पे बुलाना चाहते हैं SDM साहब को और तहसीलदार साहब को और पटवा।
वहीं कोतमा बिल्डिंग हादसे को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। जिला प्रशासन ने मृतकों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। कलेक्टर हर्षल पंचोली के अनुसार राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 9 लाख रुपए और घायलों को 2,50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि यह प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी गई है ताकि पीड़ित परिवारों को जल्द राहत मिल सके। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। तो देखिए, कोतमा हादसे पर प्रशासन का ये बड़ा ऐलान सामने आया है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मृतकों के परिजनों को 9 लाख की सहायता दी जाएगी और घायलों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद उनके परिवारों को दी जाएगी। कलेक्टर ने त्वरित राहत का ये भरोसा दिया है लोगों को। वहीं पीड़ितों के इलाज और सहायता में प्रशासन जुट चुका है। कल शाम को 5:30 बजे के आसपास कोतमा नगर में एक दुर्घटना हुई जिसमें एक 3 मंजिला बिल्डिंग ढह गई थी। घटना के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 6 में से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी। 3 लोग वर्तमान में जीवित हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। 2 लोग शहडोल मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं और एक कोतमा में वर्तमान में एडमिट है। सभी मृतकों को शासन की ओर से 9 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जा रही है एवं घायलों को 2.5 लाख रुपए की सहायता। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अनूपपुर से हमारे सहयोगी यशपाल जुड़ चुके हैं। यशपाल, देखिए, कोतमा बिल्डिंग हादसे को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि जिला प्रशासन मृतकों और घायलों को आर्थिक सहायता देगा। और क्या अपडेट आपके पास, यशपाल? जी, मैं आपको जैसे बताना चाहता हूँ कि ये घटना कल शाम 5:30 बजे लगभग हुई है। ये कोतमा तहसील के बस स्टैंड में मुख्य बस स्टैंड में अग्रवाल लॉज थी 4 मंजिला, जो अचानक धराशायी हो गई, जिसमें 8 से 10 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें से 6 लोगों का अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी तक बचाव कार्य जारी है। इसमें प्रशासन का कहना है कि अब मृतकों को 9 लाख रुपए एवं जो घायल हैं उनको 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जी यशपाल, इस पूरे हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं, साथ ही कितने लोगों की मौत हुई है इस पूरे हादसे में, यशपाल? और 2 से 3 लोगों के और इसमें फंसे होने की आशंका है। जी यशपाल, ये जो बिल्डिंग भरभरा के नीचे गिरी है, क्या ये काफी पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही थी? यशपाल, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी, ये जो बिल्डिंग जो भरभरा कर गिरी, बड़ा हादसा जो हुआ है अनूपपुर में, क्या ये बिल्डिंग काफी समय पुरानी थी? जी, ये 10 साल पुरानी बिल्डिंग थी। ये क्या कि बगल में इसके प्लॉट में नई जल रही थी, जिसमें 25 से 30 फीट का गड्ढा खोद दिया गया था। उसमें पानी भरा होने के कारण बिल्डिंग में दरार आई और अचानक ये जमींदोज हो गई। जी घायलों की स्थिति कैसी है, यशपाल? अभी घायलों का उपचार शहडोल मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। 2 घायलों का उपचार, एक की हालत स्टेबल है, बाकी 2 अभी गंभीर है। जी, क्या बिल्डिंग का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और पिछले 23 घंटों से लगातार प्रशासन की नजर उस पर बनी हुई है। प्रशासन लगातार अभी रेस्क्यू कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद यशपाल, इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका। वहीं करौली के नवनियुक्त जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा नागल शेरपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम बजला शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सभा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, वाहन पार्किंग, किसान सम्मेलन में भाग लेने वाले महिला पुरुषों के लिए बैठक व्यवस्था, छाया और पानी जैसी सुविधाओं पर बिंदुवार चर्चा हुई। तो वहीं एडीएम हेमराज परिडवाल ने सीएम के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आईटी केंद्र पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बूंदी के हिंडोली क्षेत्र में नेशनल हाईवे किनारे हो रहे अवैध निर्माण पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। न्यायालय के आदेश के तहत एनएचएआई और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाएगी। वहीं तहसीलदार रतनलाल मीणा के अनुसार पहले चरण में
30 मीटर, फिर 40 मीटर और अंत में 75 मीटर दायरे तक कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई में अतिक्रमणकारियों में भी हड़कंप मच गया है। मसूदा कस्बे के छिपा पुलिया क्षेत्र में पशुपालक मोहन मेघवंशी के घर पर पैंथर के हमले से हड़कंप मच गया है और इस पूरे हमले में 6 बकरियां मारी गई है, जबकि 1 बकरी घायल हो गई है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण बन गया है। छिपा पुलिया क्षेत्र में दहशत, वन विभाग व पशु चिकित्सा टीम ने संभाला है पूरा मोर्चा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के हजारी लाल एवं उनकी टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वहीं मौके पर स्थानीय विधायक सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं सूचना प्राप्त होने पर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार सुनवासिया, पशुधन निरीक्षक दिनेश गुर्जर, अजय दसरा ने मौके पर पहुंचकर घायल बकरी का आवश्यक उपचार किया तथा मृतक बकरियों का पोस्टमार्टम कर नियमानुसार आवश्यक कार्य प्रणाली पूर्ण की है। वह घटना के बाद ग्रामीणों एवं पशुपालकों ने क्षेत्र में वन्य जीवों की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। नागौर में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान बड़ा विवाद सामने आया है। काकरिया स्कूल केंद्र पर परीक्षकों और पुलिस प्रशासन के बीच मोबाइल ले जाने को लेकर जमकर बहस हुई, जिसके चलते अभ्यर्थियों का प्रवेश करीब 20 मिनट देरी से शुरू हुआ। परीक्षकों ने मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं मिलने पर परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। वहीं करीब 1 घंटे तक चली तनातनी के बाद प्रशासन को झुकना पड़ा और परीक्षक मोबाइल व हैंडबैग के साथ अंदर गए। इस पूरे घटनाक्रम में नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई और अभ्यर्थियों को परेशानी भी झेलनी पड़ी। फर्स्ट पारी में भी जो है वो यही बच्चे रहेंगे और सेकंड पारी में भी यही बच्चे रहेंगे। कल जो है वो इतने ही बच्चे जो है वो रहेंगे। तो लगभग जो है वो हमारे यहाँ पर 18 सेंटर है, 13 जो है सरकारी है और 5 जो है वो प्राइवेट है। और सभी जो है वो परीक्षा केंद्रों पर जो है वो चाक चौबंद व्यवस्था है और 3 जो है हमारी फ्लाइंग है और 6 जो है वो डिप्टी कोऑर्डिनेटर है लगे हुए जो अपनी अपनी जो है ड्यूटी में रहेंगे। वहीं सरमथुरा कस्बे में रोडवेज बस स्टैंड शुरू नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना हजारों लोग यूपी, एमपी, दिल्ली, जयपुर और धौलपुर सहित कई स्थानों के लिए यात्रा करते हैं, लेकिन उन्हें सड़क किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। बस स्टैंड के लिए भूमि चिन्हित होने के निर्माण और कार्य होने के बावजूद अब तक संचालन शुरू नहीं हो पाया है। वहीं स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द बस स्टैंड शुरू कराने की मांग की है ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। डीडवाना कुचामन में सघन नाकाबंदी अभियान चलाया गया है, जहां यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने महज 3 घंटे में बनाए 336 चालान। वहीं बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और नंबर प्लेट नहीं होने पर चालान को काटे गए हैं। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति भी जागरूक किया गया। वहीं पाली के सुमेरपुर में जवाई क्षेत्र में वन्यजीव गतिविधियां लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जहां बिसलपुर जवाई मार्ग स्थित हिल रिस्ट के पास हाल ही में एक मादा लेपर्ड F2 का मूवमेंट देखने को मिला। जानकारी के अनुसार लेपर्ड ने इलाके में घूम रहे 3 कुत्तों को शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन मादा लेपर्ड की कोशिश नाकाम रही। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लेपर्ड ने अचानक एक कुत्ते पर झपट्टा मारा, लेकिन कुत्ते की सतर्कता और बाकी 2 कुत्तों के साथ आ जाने से स्थिति बदल गई। वहीं कुछ देर तक आमना सामना और तनाव बना रहा, जिसके बाद लेपर्ड को पीछे हटना पड़ा। जयपुर के मनशारामपुर में धार्मिक आस्था और भक्ति के माहौल के बीच 51 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। यह आयोजन श्री 1008
बहादुरपुर महाराज मनशा रामपुर आश्रम के दशम पाटोत्सव के पावन उपलक्ष्य में किया जा रहा है। तो वहीं कार्यक्रम में हाथोज धाम पीठाधीश्वर स्वामी बाल मुकुंद आचार्य महाराज का विशेष सानिध्य प्राप्त हुआ। महायज्ञ के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, पूजन, हवन एवं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। तो वहीं महायज्ञ को लेकर क्षेत्र में भक्तिमय माहौल और लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं स्वामी बाल मुकुंद आचार्य महाराज ने बताया कि सनातन परंपरा में यह यज्ञ को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उदयपुरिया धाम के नरसिंहपुरी महाराज सहित अनेक संत महात्मा मौजूद रहकर भक्तों को आशीर्वचन देंगे। वहीं धौलपुर के सरमथुरा में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बसेड़ी विधानसभा प्रभारी प्रशांत उपाध्याय ने शिरकत की। तो वहीं विधायक संजय कुमार जाटव और पीसीसी अध्यक्ष लाखन सिंह ने अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष एवं विधायक संजय कुमार ने अभियान का मुख्य उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जनता को जागरूक करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों को टालकर लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर किया जा रहा है। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा कस्बे में प्रशासनिक उदासीनता के चलते आबादी क्षेत्र में ओवरलोड वाहन बेखौफ दौड़ रहे हैं, जिससे हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन ओवरलोड वाहनों के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिनमें लोगों को जानमाल का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन मौन साधे बैठा है। न तो किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की जा रही है और न ही वाहनों की जांच पड़ताल की कोई ठोस व्यवस्था दिखाई गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाई जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मार्केट में अक्सर देखा जाता है कि जो सारे से बड़ी पिकअपें आती हैं या ट्रॉलियां आती हैं, उनके आने से पूरा रास्ता जाम हो जाता है। रोड लाइट के जो बीच में पोल लगे हुए हैं डिवाइडरों पे, वो हिल जाते हैं, गिर जाते हैं। और जो ईंटों से भरी हुई ट्रॉलियां ओवरलोड आती हैं, उनसे कई बार क्या है कि उनके पलटने से या ईंटें गिरने से बाइक सवारों का संतुलन बिगड़ जाता है, हादसे हो जाते हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे वाहनों पर शहर में, सिटी में उदयपुर वाटी के छापोली ग्राम में स्थित श्रीकेर वाले बालाजी महाराज के प्रांगण में विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जहां हर साल की तरह इस वर्ष भी भजन संध्या में कलाकारों ने रात भर भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर बालाजी महाराज का अलौकिक फूलों से श्रृंगार भी किया गया। तो वहीं शनिवार को बालाजी महाराज के पास प्राचीन जोहड़ के नजदीक कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ, जहां कुश्ती दंगल में राजस्थान के अलावा हरियाणा, गुजरात, दिल्ली के महिला एवं पुरुष पहलवानों ने कुश्ती दंगल में देर रात तक दाव पेश दिखाए। मेला कमेटी के सदस्य बद्री प्रसाद सैनी एवं सरपंच प्रतिनिधि रामलाल सैनी ने बताया कि मेला कमेटी की तरफ से अतिथियों एवं पहलवानों का सम्मान भी किया गया। ये सहयोग से ही मेला बनता है और इसमें 100 रुपये से लेकर 11,000 तक कुश्तियाँ होती हैं और कम से कम 4 लाख रुपए तक समथिंग कुश्तियाँ होती हैं, जो गांव के सभी लोगों के सहयोग से होती है। इसमें पहलवान कहाँ से आते हैं? पहलवान दिल्ली, हरियाणा से ज़्यादा आते हैं, बाकी अपने राजस्थान से भी खूब आते हैं। बाकी दिल्ली व हरियाणा के पहलवान, बड़े पहलवान आते हैं जो 5100, 11,000, 7,000, 4,000 में, वो हरियाणा के पहलवान ज़्यादा आते हैं। जो मेरे को खुद जैसे बड़े जा रहे हैं, पहला कोटली गाँव शुरू हुए हो, हाल छापोली से जो शुरू हो, कम से कम भी छापोली बसी जब तक चालू है, मानो मोटा मोटी 25-30 साल चालू है वो अपन में स्टार्टिंग है, मानो 5 साल बुजुर्ग माने खिला होते हैं। वहीं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए जवान विजय सिंह के सेपो उपखंड के परुआ गांव लौटने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। वहीं चामुंड माता के मंदिर पर एकत्र हुए ग्रामीणों ने कमांडर का साफा पहनाकर पुष्प वर्षा की।
कि इस दौरान कमांडर विजय सिंह ने कहा कि मातृभूमि की सेवा करना गौरव की बात है। हर युवाओं का सपना भारतीय सेवा में जाना होता है, लेकिन सरहद पर मातृभूमि की सेवा करना हर किसी के नसीब में नहीं होता। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मुझे यह मौका मिला। आपको बता दें कि विजय सिंह भारतीय सेना में 31 मार्च को कमांडर के पद से सेवा निवृत्त हुए थे। वहीं डीडवाना से खबर है, जहां एसआई भर्ती की पहले दिन की परीक्षा संपन्न हुई है। 9,376 में से 5,795 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। वहीं आपको बता दें कि पहले दिन 62.01% रही अभ्यर्थियों की उपस्थिति। डीडवाना में 23 केंद्रों पर आयोजित हो रही है परीक्षा। साथ ही आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच पहले दिन की परीक्षा हुई संपन्न। तो देखिए, पहले दिन 62.01 रही अभ्यर्थियों की उपस्थिति। डीडवाना में 23 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित रही। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच पहले दिन की परीक्षा पूरी तरीके से संपन्न हुई है। धौलपुर से खबर आपको बता रहे हैं।